हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। और आज मैं आप सबके लिए एक नई चीज लेकर आया हूँ। एक नई क्वेश्चन सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके HSSC की जो एग्जाम्स होने हैं अभी, HSSC CET के, उसके लिए काफी पिछले 3-4 महीनों से हम लोग काफी मेहनत कर रहे थे। तो अब ये एग्जाम जो है NTA के द्वारा लिया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो अब NTA का पहले इन जो NTA है ये 17 तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। तो पहले इन एग्जाम्स को देखा गया है, उनका एनालिसिस किया गया कि ये किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है और किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीजें हमने पहले इसको रीड आउट किया। स्टडी करने के बाद हमने कुछ ये एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन बैंक तैयारी किया है। तो क्वेश्चन बैंक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, जियोग्राफी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी, साइंस और हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो डेली आपको यहाँ पर जो है क्लासेस मिलेंगी। एक छोटा सा मैं इसमें चेंज क्या किया हम लोगों ने, और लास्ट में आपने अपना आंसर की भी दी हुई है। देखो, डेली आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। अब आपने देखा है ट्रेंड क्या चल रहा है यूट्यूब पे, या फिर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो क्लासेस ले रहे हैं। तो क्या करते हैं, 3-3 घंटे की क्लास, 4-4 घंटे की क्लास। तो बच्चे को ये नहीं पता होता, ये नहीं याद रहता कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या करवाया था टीचर ने और कहाँ पे खत्म हुआ है। बच्चे को ये याद तक नहीं रहता। हमारा क्या मकसद रहेगा, डेली आपको 25 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, या फिर डेली आपको 2 या 3 वीडियोस मिल जाएंगी। एक वीडियो में आपको 25 ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। वो 25 क्वेश्चंस इतनी अच्छी तरह से आपको करवा दी जाएंगी ताकि दोबारा कभी भी इनमें से कोई क्वेश्चन आपको दिखे तो आप उसमें से बिल्कुल सही आंसर करके एग्जाम में अगर इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करवाया जाएगा। स्पेशली HSSC CET की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए डेली आपको वीडियो मिलेगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये हमारी पेड PDF रहेगी। तो आप इस PDF को लेना चाहें तो आप, हमारे फोन नंबर है 9896160956, तो आप इस पे व्हाट्सएप करके जो है पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से जाके आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेमेंट करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, मान लो आप PDF ले लेते हैं, फिर भी आपको ये लेक्चर देखनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत अच्छे से आपको करवाया जाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, मूवी देखते हो, अपने फर्स्ट टाइम थिएटर में जाके आप मूवी देखते हो, आपको मूवी याद हो जाती है। क्यों याद हो जाती है? क्योंकि आंखों से आप देख रहे हो, कानों से आप सुन रहे हो, दोनों काम आप अच्छे से और एक साथ कर रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके कानों में हेडफोन लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके माइंड में जा रहा है, इधर से आपकी आंखें ये देख रही हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से याद कर पाओगे, आपको याद लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम में ये याद रहेगा। PDF लेके क्या करोगे आप, 1 या 2 दिन में आप पूरा पढ़ दोगे, याद नहीं रहेंगी चीजें। रिवाइज शायद आप करो या ना करो वो पता नहीं, लेकिन अगर जिस तरह से हम करवाएंगे, इस तरह से अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो आपको अवश्य बेनिफिट मिलेगा और आपका जो है अच्छे से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज इसमें ये रहेगी, आपको अच्छे से याद करवाया जाएगा, और NTA बेस्ड है ये, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेस्ड है ये। अब दूसरी तरफ क्या करवा रहे हैं लोग, आपको जो है 60% सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, जो रिपीट होगा, जो HSSC में भी आता था, NTA में भी आएगा, बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये 60% की तैयारी सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और अब जो 40% नहीं करवा रहे, वो हमें आपको 40% ये भी कवर करवाएंगे, ये 60% भी कवर करवाएंगे। मतलब आप 100% कवर कीजिएगा, 100% कवर करोगे तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए जल्दी से हमारी जो क्वेश्चन सीरीज शुरू कर देते हैं। आज मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इतना नहीं आपको जो है बताया जाएगा डिटेल में, नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट आपके जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि डेली जो 25 क्वेश्चन आएंगे या एक वीडियो में 25 क्वेश्चन आएंगे, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना है, या फिर फर्स्ट लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड लेक्चर में जियोग्राफी, थर्ड लेक्चर में इकोनॉमी, फिर फोर्थ लेक्चर में हिस्ट्री, ऐसा करना है, या फिर पहले कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा करवाया जाए, जो जिसको आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन काउंट करते हो। तो आप हमें कमेंट करके जो है अपने विचार रख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी चीजों की नोटिफिकेशन और सारी चीजों की डिटेल सबसे पहले शेयर की जाती है। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज established बाय द ब्रिटिश क्राउन इन द ईयर। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 AD के अंदर स्थापित की गई थी, 1600 AD। सिंपल क्वेश्चन था, याद हो गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईस्ट इंडिया कंपनी commenced its business operation in 1612 एट। तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस कहां स्थापित किया, या फिर कई बार पूछ लेता है कि अपनी फैक्ट्री कहां पर लगाई, तो कहां पर लगाई उन्होंने अपनी फैक्ट्री? सूरत। कहां पर आई है? गुजरात के अंदर। और जिन क्वेश्चंस की साथ में एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वो भी मैं आपको जरूर दूंगा एक्सप्लेनेशन। One of the following was not the main objective of the Indian Council Act 1909। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन छोटा सा पूछ लेता है, पहले मैं इसका आंसर करता हूं फिर वो बताऊंगा। One of the following was not the main objective of the Indian Council Act 1909। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो नॉट पूछा गया है, तो 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें ये साइज इंक्रीज करने की बात नहीं की गई थी, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी तीनों इसके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। अब एक और क्वेश्चन आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्या बोलते हैं? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। आप साथ में पेन और नोटबुक जरूर रखा कीजिए, जो चीजें आपको नोट डाउन करवाई जाती है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते क्यों है भाई? उस समय पे जिस समय ये एक्ट पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। कौन थे? वाइसराय लॉर्ड मिंटो। और जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कहां पर? ब्रिटेन की संसद में जो बैठते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के प्रतिनिधि, वो कौन थे? लॉर्ड लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी थे और मिंटो जो है वाइसराय थे। तो ये आपको चीजें याद रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, द साइमन कमीशन प्लेस्ड द रिकमेंडेशन regarding diarchy which had to be abolished in the provinces and also proposed enlargement of the provincial legislature. It was appointed in the year। तो जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन placed recommendation regarding diarchy which had to be abolished in the provinces and also proposed enlargement of the provincial legislature। इट वॉज अपॉइंटेड इन द ईयर। तो जो साइमन कमीशन को किस वर्ष अपॉइंट किया गया था? कब किया गया था? 1927 में, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्विट इंडिया रेवोल्यूशन या क्विट इंडिया मूवमेंट, एक ही बात है, वॉज डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आप लोगों ने कांग्रेस के बारे में पढ़ा होगा, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब स्टैब्लिश्ड हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस? कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइए। आफ्टर द फेलियर ऑफ, तो जो क्विट इंडियन मूवमेंट या रेवोल्यूशन थी, वाज डिक्लेयर्ड बाय द आईएनसी आफ्टर द फेलियर ऑफ। तो किसके फेलियर के बाद क्विट इंडियन मूवमेंट को शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ सारे आपकी स्क्रीन पे हैं। राइट आंसर क्या है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जो फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया गया, क्विट इंडिया रेवोल्यूशन को शुरू किया गया। अब इसमें से एक दो तरह के क्वेश्चन और बन जाते हैं, देखते हैं वो कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, 8 अगस्त 1942। दूसरा है क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये मार्च 1942 के अंदर आया था। स्टूडेंट इसमें एक चीज नोट करने वाली है जो मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूं। देखो, पहले आपने पढ़ा होगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, जैसे कि साइमन कमीशन ने बताया कि 1927। बच्चों अब जो है थोड़ा अलग लेवल का पेपर आएगा, 8 अगस्त 1942, मार्च 1942। इनकी क्रोनोलॉजी सेट करने को बोल सकता है एग्जामिनर, इनको ऑर्डर में सेट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। अगस्त ऑफर, नेक्स्ट क्या यहाँ पर लिखा हुआ है? अगस्त ऑफर, ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर लाया गया था। वेवल प्लान 14 जून 1945 को, 1945। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। द फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोड्यूसिंग ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन
इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय, भाई एक बड़े लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर पार्टिसिपेशन किसके अंदर हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जीओआई एक्ट 1935, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट आया था उसके तहत जो है रिप्रेजेंटेटिव और पॉपुलर पार्टिसिपेशन किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एक और चीज है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है वो कहां से है? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज उठा के रख ली गई हैं। तो जब लेक्चर आपको दिए गए थे या फिर आगे दिए जाएंगे तो उसमें सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, तो पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, 9th ऑफ दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्ड एट प्रोवाइडिंग ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडियन, तो भाई किसका एम था यहाँ पर इंडियंस को फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना? किसका यहाँ पर एम था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के तहत जो इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा हो गया? फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन सोशलिस्ट इन द प्रियम्बल हैज बीन एडेड बाय द टेकिंग द व्यूज ऑफ, तो भाई सोशलिस्ट आपको ये तो पता है कि समाजवादी गांधी थे, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, मतलब दो चीजें हैं, तो आपको ये थोड़ा सा एग्जाम में जाके कंफ्यूज कर सकता है। तो मार्क्स और गांधी, सोशलिस्ट जो है इनकी विचारधारा थी कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखो, इज द प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या जो है प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये तो आपको पता चल गया कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, लेकिन ये कब तय किया गया कि ये पार्ट है? तो भाई एक केस आया था, केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये केस हुआ था 1973 के अंदर, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक, ये केस भी याद रखेंगे, इसका ईयर भी याद रखेंगे। द फीचर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द फीचर जो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम इंडिया, सॉरी बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, मतलब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये किस देश के संविधान से लिया गया या फिर किस देश से इसको जो है बोरो किया गया है? तो इसको यूएसए से बोरो किया गया है जुडिशियल रिव्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू, तो भाई जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, वो गारंटी देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के आगे सब बराबर हैं और लॉ सबके लिए बराबर है। तो ये किन के लिए है? ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, चाहे वो यहाँ पर रेजिडेंट मतलब यहाँ का सिटीजन है या नहीं है, अगर वो भारत की टेरिटरी में रह रहा है तो आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ऑल पर्सन्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पर जाकर कंफ्यूजन क्रिएट इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए मैक्सिमम स्कोरिंग क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपको इतनी हेल्प करेंगे अगर आप ये क्वेश्चन सारे कर लेते हैं अच्छे से, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका जो है गलत नहीं होगा क्वेश्चन, और इनके बिहाफ पे आपके दूसरे क्वेश्चन भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Article 15 does not permit the state to make any special provision for one of the following. Which one is that? तो भाई आर्टिकल जो 15 है ये स्टेट को परमिशन नहीं देता एक स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए, तो वो कौन सा प्रोविजन है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन, तो इनके लिए जो है प्रोविजन है यहाँ पर बना सकते हैं। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास,
तो भाई जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है इसके तहत हमारा जो आर्टिकल 15 है इसके अंदर कोई यहाँ पर प्रोविजन नहीं था। हालांकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और 10% रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया। तो ये क्वेश्चन आपको जो है दो क्वेश्चन कवर करवा रहा है। पहला तो आर्टिकल 15 के तहत इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई प्रोविजन नहीं है और ईडब्ल्यूएस को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 10% रिजर्वेशन दी गई। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत प्रोवाइड की गई है। ये प्रावधान कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया है। हालांकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा तो मैं जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इन सबके आंसर मैं करूंगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग अगर लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करो और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दो। Besides the right to equality of opportunity in general terms, Article 16 bracket 2 prohibits discrimination against a citizen on the following ground except, मतलब आर्टिकल जो 16 है वो यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी है और जिसके अंदर की किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। तो भाई रिलीजन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, कास्ट के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, सेक्स के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन एजुकेशन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। जैसे कि कोई गवर्नमेंट जॉब है, मान लीजिए यहाँ पर इंस्पेक्टर की कोई वैकेंसी निकली है, इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं? ग्रेजुएशन। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रख देते हैं? ग्रेजुएशन। अगर कोई 10th पास जाकर कोर्ट में पहुंच जाए कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये उसका कोई भी जो है फंडामेंटल राइट हैम्पर नहीं हो रहा, क्योंकि एजुकेशन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, इन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर इनके बिहाफ पे जो है आर्टिकल 16 के तहत डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता और अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है तो वो एक पुनिशेबल ऑफेंस है और आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो कि मेरा फंडामेंटल राइट हैम्पर हुआ है। As far as armed forces are concerned, the fundamental rights guaranteed under Article 14 and 19 of the Constitution are, तो भाई जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके कंसर्न है फंडामेंटल राइट्स जो गारंटी किए जाते हैं वो कैसे दिए जाते हैं। आर्टिकल 14 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल एट ऑल, मतलब अगर आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं तो क्या उनको 14 और 19 जो है अवेलेबल ही नहीं है? तो ये गलत है ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेस बट नॉट टू अदर फोर्सेस, तो ये भी यहाँ पर गलत है। अवेलेबल ओनली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भाई अगर पुलिस की बात करें तो उसमें आर्मी स्टाफ का कोई लेना देना नहीं है, तो मतलब अवेलेबल ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। आप किसी भी फोर्सेस में अगर आपके लिए कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है 14 और 19 जो है गारंटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 कैन बी इन्फोर्स्ड, तो भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या हो सकता है? मतलब प्रिवेंट करना किसी चीज को, कोई क्राइम होने वाला है उससे पहले ही उसको बचा लेना प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। कोई संगीन अपराधी है, पहले पता चल जाता है पुलिस फोर्सेस को या फोर्सेस को कि ये कोई अपराध करने वाला है, उसको पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 कैन बी इन्फोर्स्ड, तो किसके तहत ये इन्फोर्स किया जा सकता है? कैन बी इन्फोर्स्ड इन द डेमोक्रेसी विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 22 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रेसिडेंट की परमिशन, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन इनेक्टेड इन आर्टिकल 20 ब्रैकेट 3 मीन्स, तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का क्या मतलब है आर्टिकल 20/3 में? तो इसका मतलब है कि किसी को अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। No person accused of an offense can be compelled to be witnessed again himself, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। अगर आप ये क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लेते हो, सुन लेते हो और समझ लेते हो
तो मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मुझे बिना ऑप्शन पढ़े इनका आंसर पता होता है कि इसका आंसर ये है, और जब नीचे देखते हैं आंसर जो है ऑप्शंस में, तो वो आंसर पढ़ा होता है, तो आप अच्छे से इस तरह से क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स? तो नीचे दिए गए राइट्स में से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो भाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। पहले ये जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको जो है हटा दिया गया। बाद में इसको क्या किया, 301 के तहत एक सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट रह गया कि प्रॉपर्टी आप रख सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी रखना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसमें क्या है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इस राइट को, फंडामेंटल राइट को, जो राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया। तो इसमें ये सारी चीजें आपको याद रखने योग्य हैं, तो आप इसको जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो भाई किस जो है फंडामेंटल राइट्स को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो अब ये तो फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं है, राइट टू रिलीजन हो नहीं सकता। अब ये दो कट गए तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आर्टिकल 32। अब आर्टिकल 32 क्यों है? इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है जारी कर सकता है, यहाँ पर हाई कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल 226 है, सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 है, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर रिस्ट्रेन्ड बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट? तो यहाँ पर कौन सा फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रेन हो जाता है, उसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत? तो भाई राइट टू फ्रीडम जो है आपका खत्म हो जाता है जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत। तो राइट टू फ्रीडम यहाँ पर क्या हो जाता है, रिस्ट्रेन्ड। नेक्स्ट देखिए, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट्स। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, इसको रोका जाना चाहिए। बेगार मतलब फ्री में किसी से काम करवाना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर इन फैक्ट्रीज, माइंस एक्सेट्रा। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल जो है 23 और 24 होते हैं यहाँ पर। तो ऑल ऑफ द अबव जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट देखिए, which one of the following rights cannot be inferred from article 21 of the constitution? तो right cannot है यहाँ पर, cannot be inferred from article 21 of the constitution। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हम पढ़ते हैं। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ये ठीक है यहाँ पर। राइट अगेंस्ट डिले एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो भाई राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आर्टिकल 19 के तहत है, जिसके अंदर की आपको 6 तरह के राइट्स मिलते हैं। 6 तरह की मतलब कि आपको अलग अलग तरह के राइट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो भी आप लोग देख लीजिए, मैं भी आपको बता देता हूं कि वो 6 तरह के राइट कौन कौन से हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्ड, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्ड। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, जी है ना, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ है यहाँ पर राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसके बाद है पांचवा, फिफ्थ। फिफ्थ क्या है, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और लास्ट एंड सिक्स्थ वन, राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन। ठीक है, ये 6 हैं जो 19 के तहत 6 राइट्स मिलते हैं सबको।
इसमें क्या है, कैन नॉट इंफर्ड फ्रॉम आर्टिकल 19, तो भाई सॉरी आर्टिकल 21, तो ये जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ये आर्टिकल 19 के तहत है, तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। द रिट ऑफ मैंडामस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज ए फेलियर टू, तो भाई मैंडामस जो है रिट कब जारी की जाती है, मैंने आपको बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है, और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। तो ये जो है मैंडामस जो है कब जारी की जाती है, इसमें ये पूछा गया आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि द रिट ऑफ मैंडामस वुड बी इशूड व्हेन देयर इज ए फेलियर टू, किस चीज का फेलियर हो जाए यहाँ पर, टू परफॉर्म ए मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी, जब कोई पब्लिक ड्यूटी करने से फेलियर हो जाता है, फेल हो जाता है, तब कौन सी रिट जारी की जाती है, मैंडामस। द ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द, अब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजने के लिए, अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, पहले आप ये सुनिए कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अगर भेजना हो तो किसके जो है किसके साथ सलाह की जाएगी और कौन भेजेगा, भाई प्रेसिडेंट भेजेगा, ठीक है, विद कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंसर्न स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, भाई एक चीफ जस्टिस से बात कर ली जाएगी तो दूसरे वाला सामने वाला, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट नहीं, तो इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI। एक और क्वेश्चन है आप सबके लिए, एट प्रेजेंट आज यहाँ पर जो है भारत के अंदर कितने जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड, नॉट है यहाँ पर, भाई यहाँ पर राइट टू लाइफ की बात की गई है, इसमें राइट टू डाई तो नहीं हो सकता, तो इसमें राइट आंसर क्या है, बी, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर ये पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर ये भी ठीक है, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ये भी ठीक है, तो भाई राइट टू डाई जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है इंक्लूड नहीं होता। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, जो हमने 25 क्वेश्चन पढ़े, साथ में समझे और साथ में उनके जो है आंसर्स देखे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो भी की। तो आपको ये 25 क्वेश्चन और इनसे संबंधित कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये PDF चाहिए या इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो आप लोग हमें 9896160956 पर जो है कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसकी अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना। आपको एग्जाम तक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवा दिए जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवा दी जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, और अगर आप चाहते हो कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए तो भी आप हमें बता दीजिएगा, आप क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे। वीडियो की टाइमिंग क्या रखनी है, मॉर्निंग इवनिंग, वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए, उस हिसाब से आपको वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में।